प्यारे प्रतिभागियों, एक बार पुनः आपको सभी को नमस्कार। लाभ आने वाले इस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा बेसिक फंक्शन थे प्रॉफिट लॉस के, जिसमें आपने हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निर्धारित किया था। उसी कड़ी में आगे के जो क्वेश्चन है उस पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचने से उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य पे बेचने से लाभ परसेंट क्या होगा यदि उसको उसके 2/3 मूल्य पे बेचने से 2/3 पे बेचने से 20% की हानि होती है। तो मैंने कहा था कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए कि जैसे अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा, 2/3 पर बेचा, इसका मतलब अंकित मूल्य जो है ना वो 3 यूनिट मानो कि मान लिया अंकित मूल्य उसका 3 यूनिट है, तो हमने उसको बेचा फिलहाल 2 यूनिट पे। तो 2 यूनिट पे बेचने से हमको 20% की क्या हो रही है, हानि। तो इसका मतलब 2 यूनिट जो है ना, विक्रय मूल्य 2 यूनिट है, तो 20% के आने का मतलब हो गया, इधर से विक्रय मूल्य का परसेंट आ गया 80। 2 यूनिट इंडिकेट कर रहा है किसको, 80% को। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सा सवाल है, 2 का मान 80 है तो 3 का मान क्या होगा, 2 40 दूनी 80, 40 दिया 120। अब 120% किसको इंडिकेट करेगा, विक्रय मूल्य को। 120% विक्रय मूल्य का होना आपको बताता है 20% का लाभ। और आपसे पूछा था लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट हो गया 20%। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, कुर्सी को 10% हानि से बेचा गया, यदि उसे 84 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। कुर्सी को कितने रुपए में बेचा गया, पहले कितने में बेचा गया। ध्यान दीजिए, कई बार यहां क्या होगा, यहां आपसे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार पूछेगा कुर्सी को कितने रुपए में खरीदा गया। तो यूनिट डिसाइड करते टाइम पे ध्यान रखिएगा कि वो लागत मूल्य पूछ रहा है या विक्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए सवाल पे स्टार्ट करते हैं। 10% हानि से बेचा, इसका मतलब 100 रुपए की कुर्सी खरीदी और आपने बेच दी कितने में, 90 में। ठीक है, अब यदि उसमें से 84 रुपए ऐड करें, 90 ये यूनिट है भाई, ये रुपए नहीं है, ये यूनिट है। 10:9 अनुपात लिख सकते हो आप चाहो तो, या 100 90 रख सकते हो। ठीक है, तो 84 रुपए अधिक में हम बेचते तो 4% का लाभ होता। 4% का लाभ किस पे कैलकुलेट होगा, लागत मूल्य पे। कुर्सी का लागत हमने लिया हुआ है 100, पहले कुर्सी बेची जा रही थी 90 में। अब आप चाह रहे हो कि 84 रुपए बढ़ा दे तो कुर्सी बिक जाए 104 में। 104 में क्यों, 4% का क्या हो जाए, लाभ। तो यूनिट में देखिए, जो 100 यूनिट में माल खरीदा गया वो 90 यूनिट में बेच दिया, और अब उसको बेचना चाह रहे हो आप 104 यूनिट में। तो यहां कितना यूनिट मूल्य बढ़ाया आपने, तो यूनिट सिस्टम से हम देख रहे हैं 14 यूनिट बढ़ाया। एक तरह से परसेंटेज का एक छोटा सा सवाल है, आपको एक डेटा दिया गया, एक डेटा आपसे पूछा है। अब उस डेटा की जो भाषा है वो लाभ हानि के तौर पे आपको दे दी। तो आपके पास बन गया कि 14 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 84 को। 84 रुपए, 14 यूनिट बराबर क्या है, 84 रुपए। तो 1 यूनिट हो गए 14 6 84, 1 यूनिट का मान 6 रुपए आ गया। अब यहां से देखिएगा, यदि आपसे लागत मूल्य पूछा जाता तो 100 यूनिट का मान निकाल देते, और 100 का मान सीधा 600 आ जाता, 600 ऑप्शन में है, और टिक मार देते। बाद में पता चलता कि उसने लागत नहीं पूछा था, क्या पूछा था, कितने में बेचा गया। तो कुर्सी को कितने में बेचा गया, तो यदि पहले की बात कर रहा है तो कुर्सी को 90 में बेचा गया था, 90 यूनिट में बेचा गया, तो 9 6 54, 540 रुपए में। ठीक है, अब 540 रुपए में बेचा गया था कुर्सी को, लागत मूल्य पूछता तो क्या हो जाता, 600। सीधा सा सवाल था, 100 90, 100 से चले गए 104 पे, 14 यूनिट बढ़ गए, 14 का मान है 84। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, वस्तु को 50% लाभ पे बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को 32 रुपए और 12 रुपए क्रमशः बढ़ा दिया गया। यानी क्रय मूल्य को बढ़ाया 32 और विक्रय मूल्य को बढ़ाया 12, तो प्रतिशत लाभ 10% हो जाता है। 50% लाभ पे बेच रहे थे, हमने लागत बढ़ा दी, उसकी लागत बढ़ गई, लेकिन विक्रय उतना नहीं बढ़ पाया, तो लाभ क्या हो गया, घट गया। तो नॉर्मल सा देखिएगा, कई बार सवाल आता है कि दोनों को समान 100 रुपए बढ़ा दें, दोनों में 200 रुपए कम कर दें। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रेशियो फाइंड आउट कर लें। ये रेशियो के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि 50% लाभ पे बेचने का मतलब, मैंने आपको यूं बताया था कि मूल्य निर्धारण कैसे होगा। 50% लाभ का मतलब है 100 का माल 150 में बेच देना, यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। इसी सवाल को मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं कि मान लीजिए दो संख्याओं में क्रमशः 2:3 का अनुपात है, पहली संख्या को 32 और दूसरी को 12 बढ़ा दिया जाए तो अब नया अनुपात 10:11 हो जाता है। ये 10:11 कहां से लाया, 10% लाभ का मतलब 100 का माल 110 में जाएगा। तो ये अनुपात पे आधारित सवाल है, बस इसकी भाषा किसमें दे दी, लाभ हानि में दे दी। तो कैसे करेंगे हम कि दो संख्याएं 2:3 में है, तो संख्याओं के साथ उनका गुणांक ले लीजिए कि मान लिया 2x और 3x है, 2a 2p जो भी मानो आप। तो 2x और 3x ये क्या था, लागत, और ये क्या था, विक्रय। चाहे 2 3 लिख लो, चाहे 3 2 लिख लो, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, ऊपर चाहे क्रय मूल्य ले लीजिए चाहे विक्रय मूल्य। जैसे हम विक्रय मूल्य ले ले 3x बटा 2x, लागत नीचे रह जाएगी, तो बेस नीचे लेके चलते हैं पर आदतन। अच्छा,
अब लागत मूल्य ये वाला है, लागत मूल्य को बढ़ाया 32, तो इसमें बढ़ा दिया 32। विक्रय मूल्य को बढ़ाया 12 रुपए, तो ये हो गया 12 बराबर ऊपर विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। ऐसा करने से 10% लाभ हो गया। 10% लाभ का मतलब 100 का माल 110 में जाना, तो 100 का माल 110 में जाना, तो लागत और ये जो विक्रय था ये हो गया 10:11। यानी सवाल क्या बन गया, दो राशियां 2:3 के अनुपात में है। पहली राशि को 32 बढ़ाया गया है, दूसरी राशि को 12 बढ़ाया गया है। अब ये राशियां 10:11 में हो गई या 11:10 में, जैसा हमने विक्रय ऊपर ले लिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 दिया। यहां एक छोटी सी चीज समझिए आप, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके पूरा मत उतारिए, समय बचाइए। यहां से सीधा है 10 दिया 30x और 11 दूनी 22। एक बराबर के इधर रहेगा, एक बराबर के यानी एक एलएचएस में रहेगा, एक आरएचएस में रहेगा। तो सीधा मैं यहां से 8x लिख दूं। कहां से लाया, 10 दिया 30, 30 इधर है, 11 दूनी 22। ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन मुझबा नहीं करना सीखिए। चलिए मैं समझाने के लिए आपको यहां लिख देता हूं। जैसे आपने लिखोगे 30x प्लस 120 बराबर हो गया 11 दूनी 22x हो गया, प्लस 32 11 हो गया 352, 320 और 32 52 हो गया। अब ट्रांसपोजिशन होगा, पक्षांतरण होगा, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। क्योंकि लाभ हानि का सवाल है तो नेगेटिव में आने का आपके पास कोई मतलब है ही नहीं, तो सीधी सी बात है 8x तो इधर रह गए। अब 352 में से क्या घटा दीजिए, यहां से देखो 120 और 352 दोनों का अंतर कर दीजिए, 120 और 352 का। तो 120 और 352 का अंतर अपन करेंगे तो आपके पास आ गया 232। ठीक है, 52 में से 20 गए 32 और 300 में से 200 गए। अब x का जो मान है वो आपके पास आ गया 8 दूनी 16 और 8 नाम 72, 7 बच गए, 29 मान आ गया x का। पूछा क्या है, क्रय मूल्य निकालें। तो बेसिक क्रय मूल्य क्या माना हुआ था आपने, क्रय मूल्य माना हुआ था 2x। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य था। x का मान 29 आ गया, तो 29 दूनी 58 रुपए हो गया आपके पास। ऐसे सिंपल सा उस पे सॉरी रेशियो पे आधारित सवाल था। कई बार क्या होगा, दोनों को 100 रुपए बढ़ा दो तो यहाँ 100 बढ़ा दिया जाता है, दोनों को 100 रुपए घटा दिया तो 100 रुपए घटा दो, या अलग अलग वैल्यू चेंज करे। ये कंसेप्ट याद रखिएगा किस प्रकार इसको अरेंज करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, 2 कुर्सियां और 3 मेज की कीमत, 2 कुर्सी और 3 मेज की कीमत 1025 है। 3 कुर्सी और 2 मेज की कीमत 1100 रुपए, एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत के, हालांकि इसके यहाँ लाभ आने से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी नॉर्मली कैलकुलेशन के बीच में ये सवाल आ गया आपके पास। तो यहाँ देखिए बीच का अंतर पूछा है, एक कुर्सी और एक टेबल के बीच का। अब तरीका क्या होगा, आप इक्वेशन लिखेंगे। चलो मैं जो नॉर्मली हम कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को कि लेट द वैल्यू ऑफ चेयर, कुर्सी का जो मूल्य है वो x मान लिया, और क्या है मेज, मेज का जो टेबल है उसको मान लिया आपने y। तो समीकरण कैसे बनेगा, 2 कुर्सियां तो 2 कुर्सियां हो गई 2x की, और साथ में क्या है 3 मेज, तो प्लस हो गया 3y बराबर कितना है 1025। एक बात तो ये दी, ठीक है, हम ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, हालांकि करना नहीं है आपको ऐसे, इस सवाल को पढ़ के। फिर है 3 कुर्सियां, तो 3 कुर्सियां हो गई 3x की, प्लस 2 मेज है, 2 मेज हो गई y की। ऐसा करने से आ रहा है 1100। इक्वेशन नंबर सेकंड, यदि यहां से कुर्सी और इसका मेज का मूल्य अलग अलग पूछा जाता तो हम विलोपन विधि से गुणांक बराबर करते और x और y का मान निकालते। ठीक है, हमें यहां देखा कि यहां 2 है, यहां 3 है, उधर 3 है और यहां 2 है। ठीक है, तो दोनों में एक एक का अंतर है और एक एक का ही आपसे क्या पूछा गया अंतर। तो यदि मैं एक काम करूं कि कुर्सी और मेज की कीमत का वो करना है आपको, तो बड़ी राशि देखिए, बड़ी राशि क्या है 1100, 1100 में से ये घटा दें अपन, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दे, इसको हम घटा देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो 3 में से 2 गया x आ गया, 2y में से 3y गया माइनस y आ गया, 1100 में से 1025 गया 75 आ गया। ये लो, करना है क्या था, 1000 में से 1100 में से 1025 आपको घटाना था। क्यों, उधर 2 है तो इधर आपके पास 3 है। देखो यहां से पकड़ में आया सीधा, तो ये बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे अपन तो सवालों में से आपको आंसर सीधा नजर आने लगेगा। तो ऐसे नहीं करना था आपको, सीधा यहां देख लेते, एक एक का फर्क है, तो ये आपके पास 75 आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी ने 20 कलमों तथा 16 पुस्तकों को 360 रुपए में खरीदा। यह है कलमों को 40% लाभ और पुस्तकों को 25% लाभ पे बेचता है। उसका कुल लाभ 120 रुपए है, तो कलम का क्रय मूल्य निकालो। अब ये मिश्रण में आपको सवाल दे दिया, कई बार हमने पहले परसेंटेज वाले टॉपिकों में भी चर्चा की है कि ए और बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं सी। तो सी में ए का कितना योगदान है, बी का कितना योगदान है, पहले बहुत सारे उदाहरणों से हमने पिछले जो टॉपिक में आपको समझाया हुआ है। तो देखिएगा सी में बी का योगदान क्या है, ए का योगदान क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से इनका अंतर इधर लिख देना है। किसका अंतर लिख देना है, बी और सी का, और इसका ए और सी का, इसमें से सी एक से बड़ा होगा और एक से इनके बीच का रहेगा, इसका अंतर आपको लिख देना है। इनमें जो रेशियो आएगा
ये रेशियो ए और बी की जो मात्राएं हैं या इनका जो हिस्सा है उसको ये इंडिकेट करेगा। फिलहाल जैसे बात करते हैं कि टोटल 360 रुपए में खरीदा, तो यहाँ दो प्रकार की वस्तु है, ठीक है, कलम है और पुस्तक है। कलम जा रही है 40% लाभ से और पुस्तक जा रही है 25% लाभ से, और पूरे व्यापार में आपको लाभ हो रहा है 120 रुपए का। तो देखिए, या तो यहाँ परसेंटेज निकालो टोटल, बस ज्यादा से ज्यादा यदि पूरा ही पैसा कलम पे लगाया होता तो 360 का 40% लाभ होता और इसका 25% निकालो, या फिर सीधा काम करो, यहाँ परसेंटेज है, देखो परसेंटेज और परसेंटेज को मिलाओगे तो परसेंटेज बनेगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते 40 25 और यहां लिख दें 120 ना, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, तो यहां भी प्रतिशत आएगा। तो 360 पे 120 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, देखो मुझबानी पता चल गया होगा, 1/3 है भाई, 120 या 360 होता है तो 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%, यानी बोले तो 100/3% है। ठीक, अब सुनिएगा, तो एक तरफ ले लेते हैं हम कलम, सवाल यहां से स्टार्ट होता है, ये आपको बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। एक तरफ आपने ले ली पुस्तक, ठीक है, अब कलम पे हो रहा है 40% लाभ, यदि दोनों जगह लाभ है तो हमको 140 लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह लाभ और एक जगह हानि होती तो बाकी करते समय प्लस माइनस का आप ध्यान रखें। पुस्तक पे हो गया 25%, ठीक है, प्लस 25% और यहां भी प्लस 40 है। अब इनसे मिलके बना क्या, 100/3 दोनों पूरे व्यापार पे, इतना परसेंट। अभी बटा 3 की बाकी करोगे तो दिक्कत आएगी, तो क्यों ना सभी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सभी को हम कर सकते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो गया 120, ये क्या हो गया 75 और ये क्या हो गया 100। अब देखो आराम से, 75 और 100 का अंतर इधर लिख देते हैं, 75 और 100 जो है उसका अंतर यहां लिख दिया, कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है, अनुपात इधर 120 और 100 का अंतर आ गया 20। अब 25 आ गया, 5 5 25 और 5 चौका 20, 5:4 आ गया। यानी ये जो पैसा आपने लगाया, इन्वेस्ट किया है, इसमें से 5 यूनिट कलम पे इन्वेस्ट की है, 4 यूनिट पुस्तक पे इन्वेस्ट की है, तो टोटल आपने 9 यूनिट इन्वेस्ट की और 9 यूनिट का मान उसने दे रखा है कितना 360, कुल इन्वेस्ट जो है वो 360 है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 40। ठीक, तो इस पे पूरी कलम पे कितना इन्वेस्ट किया आपने, क्योंकि क्या पूछा है, एक कलम का क्रय मूल्य पूछा है, तो कलम पे 5 यूनिट इन्वेस्ट किया, तो 5 यूनिट का मतलब हो गया 200, यानी सारी कलम हमने 200 रुपए में खरीदी है। अब कलम कितनी थी 20, ये कह रहा है एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो 200 रुपए में 20 कलम आती है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा दिखाई दे रहा है कि 10 रुपए की एक कलम हो गई। तो ये था आपका छोटा सा सवाल, किस प्रकार हमको मिश्रण का उपयोग करके करना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक व्यक्ति 1550 में 2 घोड़े खरीदता है, ठीक है, और एक पे 23 की हानि होती है, दूसरे पे 27% का लाभ होता है, कुल लेन देन में उसे न लाभ न हानि होता है और ना ही लाभ ना ही हानि होती है। तो प्रत्येक उस व्यक्ति की न तो हानि होती है और ना ही लाभ, प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है। तो देखिएगा सेम वही बात है, 2 जगह इन्वेस्ट किया 1550 रुपए, 2 जगह इन्वेस्ट किया। अब वही बात है, इससे बना क्या सी, करना वैसे ही है। पिछली बार सवाल में क्या था, लाभ हो रहा था, यहां न लाभ न हानि, तो क्या लिखेंगे देखिएगा, 23% की हानि, तो चाहो तो विक्रय मूल्य लिख लीजिए, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 23 हटाओगे तो 77 और 127 हो गया। और ऐसे सिस्टम में क्या होता है मैं आपको करके बताता हूं, यहां हो गया -23 लिख देते हैं, यहां प्लस का क्या हो गया 27, ये लाभ हानि वाला है और ये लाभ वाला आर्टिकल है। पूरे व्यापार में न लाभ न हानि, तो 0 मेंशन कर दीजिए, न लाभ न हानि, 0 लाभ 0 हानि। ऐसा करोगे तो इन दोनों का देखो 0 से एक बड़ा है एक छोटा रहेगा, कंफर्म है, इनके बीच में आया, तो ये यूनिट हो गई 27 और ये यूनिट हो गई 23, ठीक है, अंतर यही आया। यदि आप इसको 27 को ऐसे 23 को लिख दो 77 और इसको लिख दो 127, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा 100, बात वही है, न लाभ न हानि। भाई यहाँ विक्रय मूल्यों का आपने संबंध बना लिया, विक्रय मूल्य इसका 77 है, इसका 127 है, और टोटल विक्रय मूल्य आपके पास क्या है 100 है, क्योंकि न लाभ न हानि का विक्रय मूल्य क्या रहेगा 100 रहेगा, तो वही यहाँ वही 27 आ गया, वही 23 आ गया, तो जो मर्जी। अच्छा, जब ये न लाभ न हानि होगा, ऐसे सवाल आप 5-4 बार करोगे, मैं सीधा ट्रिक नहीं रटवा रहा आपको, फंक्शन सिखा रहा हूं इसके, कि ऐसे सवाल आप 2-4 बार करोगे तो आप देखोगे तो 0 आता है, 0 आता है तो आना यही है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो हानि वाले को इंडिकेट कर देगी और ये वाली जो वैल्यू है वो लाभ वाले घोड़े को इंडिकेट कर देगी। आना क्या था, वही 27 और 23 आएंगे। तो इन फ्यूचर जब आप सवाल स्टार्ट करें, ऐसे सवाल के लिए बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी, आप सीधा उठाओगे क्या, वही 27:23, पहले हानि वाला है तो ये वाली वैल्यू हानि की हो जाएगी। व्यवहारिक तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि 2 चीजों पे पैसा लगाया,
एक चीज का पैसा बढ़ रहा है यानी लाभ पे बेच रहे हो, एक चीज का पैसा घट रहा है, और उसके बाद भी वो क्या आ रहा है, नए लाभ न हानि हो रहा पूरे व्यापार में, तो जीरो ले रहा है। तो सीधी सी बात है कि जिस पे हानि हो रही है वो पैसा पहले से क्या था, ज्यादा, इसलिए वो टूट के नीचे आ गया, और जिस पे लाभ हो रहा है वो पैसा कम था तो वो बढ़ के ऊपर आ गया। ठीक है, इसलिए पूरे व्यापार में नए लाभ नए हानि होगी, वही 1550 में उसने वापस से बेच दिया। तो देखिए 1550 को तोड़ देंगे हम किसमें, 27 और 23 यूनिट में। सीधा ऐसे करना है इन फ्यूचर जब नए लाभ नए हानि हो, और ये बेसिक तरीके मैंने आपको समझाई दिए। अलग अलग देखो 27 किसको इंडिकेट करेगा, यदि ये दोनों की अलग अलग पूछता, क्रमशः पूछता, तो हम कैसे करते हैं, हानि वाले की पूछता, तो ये वाली वैल्यू होगी जो हानि वाले घोड़े की, और ये वाली वैल्यू होगी लाभ वाले घोड़े की। तो टोटल हो गया यूनिट कितनी होगी, 50, टोटल 50 यूनिट हो गए। 50 टोटल मूल्य है, यूनिट है, और उधर है टोटल वैल्यू 1550, तो 50 का मान हो गया 1550। ठीक है, जीरो से जीरो गया, 31 पंजो 155, 31 यूनिट, एक यूनिट का मान आ गया 31। अब क्या पूछा है, दोनों का मूल्य बताओ, तो एक 27 यूनिट थी तो आ हो गया 27 गुणा 31। अब 27 गुणा 31 करोगे, 27 से कम 27 हासिल 2, 27 दिया 81 और 2 83, एक तो हो गया 837 का। अब 837 कहाँ, एक ही जगह लिखा है तो सीधा मार दो टिक, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, यदि अलग अलग है तो। और निकाल लो, 23 को 31 से गुणा करोगे तो 31, 23 से कम 23, बच गए 2, 23 थी 69 और 2 71, 713 आना वही है जोड़ के। चलते हैं आगे। दो घड़ियां 960 में खरीदता है, 960 में खरीदता है। देखो इसमें क्या, सवाल को आराम से पढ़ो, ये जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाओ, गणित की भाषा आपको सीखनी है बस, और कुछ नहीं करना। एक घड़ी को 20% हानि और दूसरी घड़ी को 60% लाभ पे बेचता है, और मालूम होता है कि दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पे बेच दिया गया। बड़ा शानदार कंसेप्ट है, समझिएगा। कंसेप्ट यही लेके आऊंगा मैं, वही है 3x बराबर 5y है, तो आपको पता है ना x का मान क्या होगा 5 और y का मान क्या होगा 3। ठीक है, अब सुनिए, 960 में खरीद लिया, एक को 20 हानि से और एक को 60 लाभ पे बेच दिया, तो और दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया है। तो सुनो, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, उसकी लागत का 80%, उसकी लागत का 80%। दूसरी घड़ी का, दोनों की लागत अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट जो घड़ी बेची जाएगी, यानी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य फर्स्ट बराबर, पहले कंसेप्ट सिखा दो, विक्रय मूल्य सेकंड, उसके बाद मुजबानी सवाल को हल करना, कोई इतना खास इसमें दम नहीं है। विक्रय फर्स्ट और विक्रय सेकंड बराबर हो गया, क्योंकि दोनों घड़ियां एक ही मूल्य पर बेची गई है। अब विक्रय फर्स्ट क्या कह रहा है, विक्रय फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट की लागत का, मैं कोई एक्स वाई नहीं मान रहा, फर्स्ट की लागत का 80%। ये क्यों लिखा मैंने, 20% हानि से बेची गई है, तो जो लागत थी ना उसकी, उसका 80% आपको विक्रय के तौर पे मिल गया। सेकंड का जो विक्रय मूल्य है वो उस सेकंड की जो लागत थी, सेकंड की जो लागत थी उसका 60% लाभ से बेची गई, तो 60% बढ़ा के मिल गया, तो सेकंड की लागत का 160%, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो ये फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, सीधा से अनुपात निकाल लेंगे, फर्स्ट की लागत और सेकंड की लागत। ठीक है, लागत तो कितना हो गया, उधर से आगे काट सकते हो आप, 80 160 है, 1:2 हो गया, तो फर्स्ट की लागत तो हो गई 2 और सेकंड की लागत हो गई 1। 20 की हानि 60 का लाभ, 80 160 1:2। ठीक है, अब एक कौन सा है और दो कौन सा है, तो जो जिसके साथ लिखा है वो उसकी वैल्यू नहीं है, आपको पता है। तो फर्स्ट की लागत तो हो गई क्या 2, सेकंड की लागत क्या हो गई 1। ठीक है, अब दोनों की कीमत, इसमें भी अलग अलग नहीं पूछा, तो 2 और 1 3 यूनिट हो गए। अब 3 यूनिट का जो मान है, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, पहली घड़ी का क्रय मूल्य 2 यूनिट है, दूसरी का क्रय मूल्य 1 यूनिट है, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य हो गया 3 यूनिट, और टोटल उसने खरीदी कितने की, 960 की, तो 3 यूनिट का मान हो गया 960, तो 1 यूनिट का मान आ गया 32 3 96 320। अब एक घड़ी 320 की है क्योंकि उसका मूल्य ही 1 यूनिट है, एक जो घड़ी है वो 2 यूनिट की है, तो ये लो 640 की वो हो गई। तो पहले कौन सी घड़ी लिखी है, हानि वाली, तो हानि वाली होगी 640 की, और तो एक तो आ गया आपके पास 640 और दूसरा आ गया 320, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। दो वस्तुएं खरीदता है और दोनों को एक ही कीमत में खरीदता है। अब यहां एक सवाल होगा कि आप देख लीजिए, एक बार सवाल को पढ़ लीजिए पूरा क्या है। 600 में खरीदता है, एक पे 20% लाभ, दूसरी पे 20% आनी होती है पूरे लेन देन में।
क्या लाभ हानि होगी। तो आपने एक, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुभव है, मैं यूं बता पा रहा हूं, यदि ये चीज आपने देखी होगी तो सीधा आपके दिमाग में ही आएगा, एक पे 20% लाभ, दूसरे पे 20% हानि। तो हमारे पास एक ट्रिक होती है 20 गुणा 20/100 यानी 4% की हानि, और इसका रट्टा मारा हुआ होगा आपने, ये गलत है। वो कब होगा, यहां देखो 600 में क्या किया इसने, खरीदा है, यहां खरीदते की जगह यदि आ गया बेचता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये सवाल आ जाता है, खरीदते की जगह क्या है, बेचता है। कि एक आदमी दो वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक को एक ही कीमत 600 रुपए में बेचता है, जब विक्रय मूल्य समान होगा तब तो आपका ये 4% वाला क्या है, ठीक है। एग्जामिनर को पता है आप कितना रट के आए हैं, तो यहां क्या दे दिया उसने, खरीदता है। अब खरीदता है तो उसका कंसेप्ट क्या हो गया, पहली घड़ी में भी 600 रुपए इन्वेस्ट किया वस्तु पे, दूसरी पे भी 600 रुपए इन्वेस्ट किया। अब पहली पे 20% लाभ कमाया तो यहां से 20% कमाया, यहां 20% उसने गंवा दिया। तो सुनो, वही 600 का 20% कमाया, 120 रुपए कमाए, और वही 120 रुपए उसके चले गए। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये कमाया ये गंवाया, तो उसको न लाभ न हानि हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ये खरीदता है। और इसकी जगह बेचता शब्द आता, देखो जब ये बराबर बराबर हो और ये क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान हो, इन्वेस्ट जो है वो सेम हो, तो भाई जितना कमा रहे हो उतना लुटा रहे हैं, तो मामला बराबर हो गया। और बेचता है शब्द आ जाता है यहां पे, तो आपके पास हो जाती 4% की हानि। तो इस प्रकार इसमें क्या आएगा, न लाभ और ना ही हानि। क्यों, क्योंकि ये 600 रुपए में प्रत्येक को खरीदा है। चलते हैं आगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने दो घोड़े 11,900 में बेच दिए, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आपसे क्या है, थोड़ा सा रेशियो के बारे में, नॉर्मली कैलकुलेशन बढ़ा दी इसने। पहला घोड़ा 30% हानि से, देखो लाभ हानि में तो ये 30 की हानि 70, 30 का लाभ 130, इतना ही होता है। बाकी यूनिट बनानी है, बेसिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, खास आपको आनी चाहिए मैथमेटिक्स की भाषा। ये जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, पढ़ने में सवाल ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है और चुटकियों में होने वाला है। देखिए 11,900 में बेचता है दो घोड़े, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें एक रिलेशन दे दी कि पहला जितने में खरीद रहा है दूसरा उतने में बेच रहा है। यदि पहला 30% हानि और दूसरा 25% लाभ पे बेचा गया तो कुल लाभ हानि बताओ। तो देखो हम पहले घोड़े का हिसाब करते हैं। फर्स्ट क्या है, 30% हानि से बेचा गया, तो मतलब 100 का माल बेच दिया उसने कितने में, 70 में, 10:7 का रेशियो हो गया। दूसरे घोड़े की हम अलग अलग ऐसे स्टार्ट नहीं करना, मैं बताऊंगा आपको अपन क्या जल्दी कैसे कर सकते हैं। 25% लाभ पे, तो 25% लाभ का मतलब हो गया 100, 125। लेकिन हम दोनों जगह अब 100 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसने क्या कहा कि पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है ना वो दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो या तो ये वाली राशि यहां लाके उसका 30% आप घटाओ, ठीक है, या फिर ये वाली राशि यहां लेके आओ और उसका क्रय मूल्य निकालो। तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। हम एक काम करते हैं कि यहां से शुरुआत करते हैं दूसरे घोड़े से, क्योंकि बेस हमें तभी प्राप्त होगा जब दूसरे का विक्रय मूल्य आएगा। दूसरा घोड़ा बेचा गया 25% लाभ पे, तो 25% लाभ का मतलब हो गया 4:5। कैसे, 25% लाभ था तो 100 का माल 125 में गया तो 4:5 हो गया। अब ये 5 जो है ना, ये पहले घोड़े का क्या है, क्रय मूल्य है। 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 5 में बेचा जा रहा है, तो 5 इसका हो गया क्रय मूल्य। यदि आपको दशमलव से डर लगता है तो 40-50 रख लो, समझ रहे हो, 400-500 रख लो, सीधा कट जाएगा। अब 5 पे क्या हो रहा है, 30% की हानि, तो 30% की हानि का मतलब 70% में बिकेगा। अब 5 का 70% निकालते हैं तो कितना आता है, 3.5 आता है, 3.5। आप चाहो तो इसको ये लो, ये 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्यों लगाया, दशमलव खत्म करने के लिए। तो ये 50, अब 50 आ गया तो 35 में बिक जाएगा। ठीक है, अब देखिए आराम से मैंने क्या किया, 25% लाभ का मतलब होता है 100, 125, यहाँ 125 रखेंगे तो 125 का 70% अपन निकालेंगे, ठीक, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो मैंने काट के 4-5 कर लिया। अब 5 का हम 30% निकाल रहे, हालांकि कर लोगे, यदि आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप आराम से कर लेंगे। यदि आपको दशमलव की कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो 0 लगा दो, ठीक, यहां अपन अपनी चला सकते हैं जैसे, बशर्ते ये मैकेनिज्म चेंज नहीं होना चाहिए। अब सुनो, हमारे हिसाब से क्या हो गया, ये पहला घोड़ा 50 में खरीदा और 35 में बेचा, दूसरा घोड़ा 40 में खरीदा और 50 में बेचा। आपको कहा गया दोनों घोड़े 11,900 में बेचे गए, तो दोनों घोड़े 11,900 का मतलब हो गया ये 50 में बेचा और ये 35 में, तो दोनों घोड़े हमारे हिसाब से बिके 85 के, ठीक है। और यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया हमने। 85 का जो मान है वो आपके पास दे रखा है 11,900, तो 17,5 85, 17,7 119, 700 हो गया। एक यूनिट बराबर आ गया
140, 14 पंजे 70, एक का मान आ गया 140। अब पूछा क्या है, हानि क्या है, कुल लाभ या हानि। तो सुनिए, माल टोटल खरीदा कितने में, ये तो 5 यूनिट का मान सीधा ही आ रहा था वैसे आपके पास। टोटल माल खरीदा 50, 40, 90 में, और बेच कितने में दिया, 50, 35, 85 में। तो हानि हो रही है कितने की, 5 यूनिट की, और 5 का मान कितना है, 700। तो हमें तो आगे पढ़ लेते तो ये 1 का मान निकालने की जरूरत भी नहीं थी। 5 यूनिट की हानि हो रही है और 5 यूनिट का मान क्या है, 700। तो सीधा आ गया 700 रुपए की हानि, 700 रुपए की। क्यों, 90 में माल खरीदा गया, 85 में माल बेचा गया, 85 का मान दिया 11,900, तो काट दिया 17 से, 5 का मान आ गया 700, और वही 5 यहाँ पे है। यदि हम इसको सीधा लिख लेते, देखो थोड़ा सा आप एफर्ट करते, 5 और 3 4, 5 हो गया, इधर 5 और 3.5 हो गया, तो ये 8.5 हो गया, 8.5 का मान दे रखा है, 9 का मान, 0.5 का मान, उतना ही था। ये 0 नहीं लगाने पड़ते, कब, जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, राधा 70 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन कल में खरीदती है, 7 दर्जन बेचती है 7% लाभ से, और 3 दर्जन बेचती है 17% लाभ से। तो पूरे लेन देन में देखो, पहली बात तो यहाँ भाव वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। एक फंक्शन मैं आपको सिखाता हूं कि जब एक माल टोटल खरीदा जाए और उसको 2 या 3 अलग अलग हिस्सों में बेचा जाए, तो देखो इस प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा। ये 70 वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो 7 दर्जन का निकालोगे तो उसमें आएगा किसमें, 490 वगैरह, 749 वगैरह बनेगा। ठीक है, फिर उसका 7% निकालोगे तो आपके पास कैलकुलेशन जटिल हो जाएगी। यह हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड हो गया और टोटल हो गया। ठीक है, अब पहले फेज में उसने बेचा है 7 दर्जन और दूसरे फेज में बेचा है 3 दर्जन, टोटल माल हो गया 10। चूंकि इन दोनों की कॉस्ट इक्वल है, क्योंकि 70 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से टोटल 10 दर्जन खरीदी गई है, तो इनका कॉस्ट जो है वो इक्वल है, तो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 7 आर्टिकल बेचे गए हैं, ये बेचे गए 7% प्रॉफिट से, और ये वाले आर्टिकल बेचे गए 17% प्रॉफिट से। तो पूछा गया है ये टोटल आर्टिकल कितने % प्रॉफिट से बेचे गए, ये वाली बात आपसे पूछिए। तो इस प्रकार देखिएगा, 70 लगाओगे कैलकुलेशन जटिल होगी, परसेंटेज निकालना है। हाँ, रुपए पूछता तो आपको 70 काम में लेना पड़ता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तब आपको बेस चाहिए होता इतने रुपए का हुआ। तो मान लेते हैं 100 रुपए एक आर्टिकल का प्राइस है, तो ये 700 हो गया, ये 300 हो गया। कैलकुलेशन सरल करने के लिए मैकेनिज्म समझिए। यदि रुपए पूछे जाते तो हमको 70 की जरूरत पड़ती, यहां सीधा परसेंटेज पूछा है तो एक्स लोगे बेस, तो लाभ भी एक्स के फॉर्मेट में आएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो यूनिट यहां इस्तेमाल करोगे वही बेस के तौर पे आने वाली है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए आप सीधा कैलकुलेशन करना सीखें कि मान लीजिए 700 होता तो 700 का 7% कितना हो जाता, 49 रुपए तो उसने यहां से कमाए। आप सीधा गुणा कर लिया करें इसको, जब कब, अब इन दोनों आर्टिकल्स की क्या हो, कॉस्ट सेम हो। इधर 17 के हिसाब से 3, 51 उसने यहां से कमाए। ठीक है, अब उसकी टोटल कमाई देख लो, कमाई कमा रहा है 49 हो गया और 51 हो गया, और तो 49 51 हो गया 100। उसने कितने कमाए, 100 कमा लिए। अब ये जो 100 टोटल कमाए हैं, हो सकता है यहां हानि होती तो 2 की हानि बच जाती है हमारे पास, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कुल कमाई हो गई 100 रुपए की। और कितने आर्टिकल पे हो रही है, 10 आर्टिकल पे, तो सीधा करना है 100/10, हो गया 10% पर आर्टिकल 10 के हिसाब से। जैसे ये भाव था ऐसे ही 10 का भाव। ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, एक जगह 700 हो गया, एक जगह 300 हो गया, टोटल लागत हो गई 1000। ठीक है, 700 रुपए का 7% आपने कमाया, अब तो सीधी सी बात है 49 रुपए कमा लिए। इधर इसका 17% आपने कमाया, तो इधर ठीक है 51 रुपए कमा लिए। कुल लाभ कितना हो गया, 100 रुपए का। सिर्फ लाभ कैलकुलेट किया हमने, 100 का लाभ हो गया किस पे, 1000 पे, तो आप क्या लिखने वाले थे, 100/1000, गुणा में वापस 100 लगाने वाले थे। ये लो 00 से 00, वही 10% आपका आ गया। तो इस प्रकार आप सवाल को यूं सीधा कर लें, 7 3 10, 7 7 49, मुजबानी करके देख लीजिएगा, 7 7 49 हो गया, और 17 3 51, 49 51 100 हो गया, 100 10 जगह है तो 10% का लाभ हो गया। ऐसे सीधा आप इसको कर सकते हो। हाँ, रुपए में पूछता, अब देखते कितने रुपए का लाभ हुआ, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, 10%। किसका 10%, 700 रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसने, तो 700 का 10%, 70 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ऐसे सीधा भी बता सकते थे, लेकिन इसने परसेंट पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यूजलेस डेटा है। प्रश्न पढ़ा करो, उसमें कुछ डेटा आपका टाइम खराब करने के लिए आते हैं। अब 70 के हिसाब से आप 7 दर्जन का पैसा लगाते, 49 रुपए लिखते, 49 एक जगह आया,
₹51, 49 का 7% निकालते, 51 का 17% निकालते, फिर जोड़ते, उसको 100 में से देखते। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप सीधा कैलकुलेशन कर लें। आगे चलते हैं। एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और 10% लाभ पे बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। एक अलग प्रकार का मैकेनिज्म आपके पास है। इस सवाल के लिए क्या करना है, जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे इस डेटा को लिख लीजिए और आसानी से सवाल हल करेंगे। देखो कि कुर्सी खरीदी, ठीक है जी, खरीद ली 100 यूनिट में। क्यों 100 यूनिट क्यों माना, आगे परसेंटेज है इसलिए मैंने 100 मान लिया। और उसको 10% लाभ पे बेच दिया, तो 100 का माल उठाया और उसने 110 में चिपका दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% कम में खरीदता। अब बेस की संकल्पना समझिए, कम में खरीदता यानी जितना में खरीदी उससे वो 20% कम में माल ला रहा है। ठीक है, 20% कम में माल ला रहा है, तो अब उसके माल आने लग गया कितने में, 80 में। ये बना लिए अपन ने। और वह 10 रुपए अधिक में बेचता, तो यहां रुपए तो हमारे पास है नहीं, यानी यहां से यहां जब बेचेगा तो 10 रुपए क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है, 10 रुपए अधिक ले रहा है, तो उसे 40% का लाभ होता। अब ये जो 40% लाभ है ये किस पे है, 100 पे नहीं, जितना उसने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कितना किया, 80। जब वो वस्तु के पेटे लगाई 80 रुपए रहा है, तो 40% किसका, 80 का। तो 80 रुपए का माल उसने बेचा है 40% लाभ से। इस डायग्राम को समझिए कैसे जा रहा है, 100 का माल था, 110 में बेच दिया। ठीक है, आराम से 10% लाभ पे बेच रहा है। वो कह रहा है 20% कम में खरीदता, तो अब माल खरीदा जा रहा है 80 रुपए में और उसको 10 रुपए कम, तो रुपए का हिसाब तो हम देखेंगे, ये तो यूनिट का हिसाब है। तो 40% का लाभ होता, तो 40% का लाभ किस पे हो रहा है, 80 यूनिट पे। तो 80 यूनिट वाला माल 40% लाभ से, तो चाहे तो ऐसे निकालो, 8 चौक 32 यूनिट का लाभ हो गया, 80 प्लस 32 कर दो। या फिर आप क्या करो, 40% में खरीदा गया तो सीधा 140% में बिकेगा, किसके 140 में, 80 के 140% में। तो चाहे तो ऐसे कर लो, और चाहे 8 चौक है 32 रुपए इसमें ऐड कर दो, एक ही बात है। 32 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 112, या फिर 14 × 112, बात वही है। 112 यूनिट में ये बेचा जाएगा। ये पूरा पानी की तरह सवाल एकदम साफ है। देखो 110 रुपए या 110 यूनिट में खरीदा, बेचा, बाद में 112 यूनिट में बेचा। कितना यूनिट बढ़ रहा है यहां से, 2 है। अभी भी डेटा का सवाल ही, परसेंटेज था उसका, बेसिक जो फंक्शंस थे वो काम में ले लिए। अब 2 यूनिट का जो मान है ना वो कितना आ रहा है, 10 रुपए आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 5। बस अब जो पूछे, पहले कितने में खरीदी थी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 500 रुपए। अब कितने में, नया कितने में खरीदेगा वो, तो 400 में। पहले कितने में बेची, तो ये लो 550 में, यानी 1 यूनिट बराबर 5 आप अप्लाई कर दें, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100, तो 100 का मान कितना हो गया, 500। ये लो 500 रुपए में वस्तु खरीदी गई थी। कितना सिंपल सा है, फंक्शन समझिएगा, बस ये बना लेना है आपको कि 10% लाभ 100 110 कर लेना, 100 में से 20% टूट गया, 80 आ गया। अब जो नया लाभ होगा वो कोस्ट पे होता है लाभ, तो कोस्ट क्या है, 80, तो 80 पे लाभ होगा। आगे चलते हैं। ये कह रहा है 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर के समान है, 12 किलो टमाटर, 30 किलो प्याज है, 15 किलो प्याज, 18 किलो बंद गोभी है, 10 किलो बंद गोभी 50 रुपए की, 24 किलो आलू। तो ये जो सवाल है लाभ हानि का नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको फंक्शन सिखा देता हूं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं। 20 किलो आलू की कीमत 5 किलो टमाटर है, तो जैसे मान लीजिए 20 किलो आलू है, तो आलू की कीमत मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ABCD ले लेते हैं। आलू जो है उसकी कीमत को A मान लिया, A आलू हो गया। फिर टमाटर है तो टमाटर को हम मान लेते हैं B। और क्या क्या नाम आया इसमें, टमाटर, आलू, प्याज आ रहा है, प्याज को हम मान लेते हैं C। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, ABC लिख देंगे। और उसके बाद क्या, ये बंद गोभी, तो ये जो बंद गोभी है इसको मान लेते हैं D। अब चलते हैं सवाल पे। ये कह रहा है 20 किलो आलू की कीमत, तो 20A बराबर है क्या, 5 टमाटर, तो 5B। एक फंक्शन तो ये दिया, A:B हो गया क्या, 1:4, काट के कर लें। दूसरा बात क्या कहा इसने कि 12 किलो टमाटर, दूसरी बात कह रहा है 12B बराबर है किसके, 30 किलो प्याज, तो 30 क्या हो गया, C। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया आपको, क्या, 15 किलो प्याज की कीमत 18 किलो बंद गोभी है, तो 15C बराबर हो गया 18D। ये आपको डेटा दे रखे हैं, ABCD में अलग अलग आपने पढ़ा होगा, A:P बराबर ये है, B:C बराबर ये है, C:D बराबर ये, तो ABCD आप निकालें। ठीक है, अनुपात पूछता है तो हम कैसे काम करते हैं। अब ये कह रहा है कि 10 किलो बंद गोभी 50 रुपए की है,
10 किलो बंद, देन 10 डी जो है ना उसका मान 50 है, ये आपको दिया है। और क्या पूछा है? 24 किलो आलू, तो 24 ए आपसे पूछा है। 24 ए क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा 10 किलो बंद को। तो पहले हम इसमें से रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी सी डी निकाल लो, या फिर ये 15 डी जो है तो ये कट गया 3 से, ये हो गया 5 सी बराबर 6 डी। तो सी डी देखिए, जरूरी नहीं हम रेशियो फाइंड आउट करें, इधर से इधर चलते जाएंगे, पूछा क्या है वैल्यू निकालनी है, तो यूनिट में चलते हैं। सी का मान हो गया 6 और डी का मान हो गया 5, ठीक है। डी 5 है तो सी क्या है? 6। अब सुनो, एक डी का मान कितना है? 50, एक मतलब 10 जो डी है सॉरी 10 किलो क्या था ये बंद गोभी डी, तो ये 50 थी, तो डी का मतलब हो गया 1 किलो जो बंद गोभी है वो कितने की हो गई? 5 की हो गई। अब 1 किलो की बात करें तो ये 5 यूनिट की आती है, यानी ये 5 रुपए की खरीद है तो ये 6 रुपए की आती है। तो सुनो, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। 5 का मान 5 है तो 6 का मान कितना है? 6। इसका मतलब प्याज कितने रुपए किलो हो गया? 6 रुपए किलो। देखो कैसे हुआ, 15 सी बराबर 18 डी था, 5:6 आया, तो सी का मान तो होगा 6 और डी का मान होगा 5। ये आपको खूब समझा रखा है। 2x बराबर 3p है, तो x का मान 3 है और p का मान 2 है। आमने सामने की वैल्यू होती है रेशियो में जब फाइंड आउट करेंगे, यानी यहां से x इज टू p लिखेंगे तो x का मान आएगा 3 और p का मान आएगा 2। अब सुनो, 15-18 था, कट गया 5 थी 15, 6 थी 18, तो डी का मान आ गया 5 और सी का मान आ गया 6। तो सी की जगह ये 6 यूनिट की है तो ये 5 यूनिट की। यानी यदि किसको माना था? डी, 1 किलो बंद गोभी, तो 1 किलो बंद गोभी 5 रुपए की है तो 1 किलो प्याज 6 का है। अब रियल में देखो, 10 किलो जो बंद गोभी है वो 50 रुपए की है, तो 1 किलो कितने की आई? 5 की। तो 5 का मान 5 तो 6 का मान 6। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो सी है ना इसका वैल्यू 6 रुपए है, जब इसका वैल्यू 5 रुपए है। अब आते हैं इस पे, अब ये कट रहा है देखो किससे, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 10, तो b का मान 10 तो c का मान 4, b इज टू c, तो b इज टू c हो गया 10:4। ठीक है। अब c जो था वो 6 रुपए किलो था, यूनिट नहीं बना रहे हम, सीधा इधर से चलते जा रहे हैं, कैलकुलेशन ही तो करनी है। c का मान क्या था? 6 रुपए, तो 4 यूनिट और कट रहा है ना ये तो, हाँ 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, तो ये हो गया वापस से क्या? 5:2। 6 दूनी 12 6 पंजो 10, ठीक है, 6 दूनी 12 6 पंजो 30, कॉमन फैक्टर फिर बच गया था। अब ये 2 रुपए किलो है तो ये 5 रुपए किलो चीज है, इसका मान क्या आया था हमारे पास? 6। कब? ये 5 रुपए किलो तो ये 6 रुपए किलो, तो 2 यूनिट का मान 6 है, तो एक का मान हो गया 3, तो 5 का मान हो गया 15। ये भाव निकालते ला रहे हैं, बंद गोभी 5 रुपए किलो, प्याज 6 रुपए किलो, जब प्याज 6 रुपए किलो तो टमाटर 15 रुपए किलो, और पूछा क्या था? आलू। अब सुनो, इसमें देखते हैं, ये है 4 और ये है 1, 5 चौका 20 हो गया, ए का मान 1 है, ए अनुपात बी, तो ए का मान 1 तो बी का मान 4। ठीक है। अब आलू क्या भाव था? 15 रुपए किलो था, तो बी का मान यानी 4 यूनिट जो है वो उसका वैल्यू क्या आ गया? 15, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ गया 15/4। आलू ये भाव है 15/4, 15 रुपए के 4 किलो। अब पूछा क्या? 24 किलो आलू, ए ये लो 24 किलो आलू, 4 छिके 24 तो 15 छिके 90 रुपए हो गए, ये मिल गए 90 रुपए। करना कैसे था? अनुपातों का आपको सीखना था कि अनुपात कैसे कैसे चल रहे हैं। चल, या आप चाहो तो इसमें एबीसीडी निकाल लेते एक साथ भी, टाइम उतना ही लगना था। और यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती, करते जाते 5 6, 5 का मान 5, 6 का मान 6 हो गया, 2 का मान 6 तो 5 का मान 15, ऐसे तो फटाक से ये सवाल 31 सेकंड में हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे से आपको समझाया कि कैसे करना है। आगे चलते हैं। अगला है, सुनील अपना प्रतिशत लाभ विक्रय पे गणना करता है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि क्या रियल में आपको कंसेप्ट आता है या 4 ट्रिक रट के अपन सवालों को हल करने चले हैं। तो देखिए, सुनील अपना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पे गणना करता है, और सुजीत, अब देखो नाम भी इस प्रकार से दे रहा है कि कंफ्यूज हो अपन, सुनील विक्रय मूल्य पे कर रहा है, सुजीत क्रय मूल्य पे, तो सुनील जो है ना वो तो कर रहा है विक्रय मूल्य पे, और दूसरा कौन है? सुजीत, ये अपना रियल वाला लाभ कॉस्ट पे कर रहा है। मालूम पड़ता है कि दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है। ठीक है, डिफरेंस जो है उनके प्रॉफिट का वो 900 है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सबसे बड़ी बात, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ठीक है, तो सुनील को 50% और सुजीत को 40% लाभ होता है। सुनील को हो रहा है 50% लाभ और सुजीत को हो रहा है 40% लाभ। अब यहां से सवाल शुरू करता है, कैसे शुरू करेंगे?
चूंकि लाभ जो है वो क्रय मूल्य पे होगा, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। इसने गणना कर ली किस पे, विक्रय मूल्य पे, और दोनों के विक्रय मूल्य आपस में क्या है, समान है। अब यदि 50 और 40 होते तो हम लिख देते 150 बराबर 140 और इस प्रकार एक यूनिट का माना जाता, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें एक कर दिया कि एक बंदा विक्रय मूल्य पे गणना कर रहा है, कौन, सुनील, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये बंदा 100 रुपए का माल खरीदता है और 140 में माल बेच देता है, ठीक है। तो इसको हो गया, ये लो 40, यानी 5:7। इसका लागत 5 है और विक्रय कितना है, 7। अब बात करते हैं, ये जो गणना विक्रय पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, विक्रय पे, और उसको 50% का लाभ हो रहा है, 50% का। तो ये ऐसे लिख रहा है 50/100 अपन लिखेंगे ना, तो ये विक्रय मान रहा है। तो विक्रय कितना है, 7 विक्रय है, विक्रय क्या है, 7। तो इसको लाभ हो रहा है 3.5 का, इसका विक्रय है 7। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझने लायक सवाल है। 40% लाभ आराम से गणना कर ली बंदे ने, कॉस्ट पे कैलकुलेशन करी थी, तो 100 का माल 140 में बेच दिया, तो लागत तो आ गई इसकी कितनी, 5, और विक्रय कितना हो गया, 7। दोनों के विक्रय समान हैं, उसका विक्रय 7 तो इसका विक्रय भी 7। इसका विक्रय है ये 7 है, क्रय निकालना पड़ेगा आपको, इसका विक्रय मूल्य क्या है, 7 है। अब 7 का 50% जोड़ लिया इसने, तो 7 का 50% कितना होता है, 3.5। अब 7 में माल बेचने से इसको 3.5 का क्या हो रहा है, लाभ। तो सीधी सी बात है, 50% लाभ का मतलब होता है जितना क्रय मूल्य है उतना उसने, सॉरी 50% किसका, विक्रय मूल्य का। तो जितना 7 का माल था उसका आधा इसने क्या कमा लिया, लाभ। तो पीछे जो बच गया आधा वो क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। तो इस हिसाब से इसने माल खरीदा कितने का, 7 में बेचने से 3.5 का लाभ हो गया। 7 में बेचने से, ये 7 में बेचा तो 3.5 का इसको क्या हो गया, लाभ। क्यों, 7 का जो 50% है वो 3.5 होगा। तो यहाँ कॉस्ट क्या आ गई, 3.5। ये लो, आप चाहो तो सब जगह 0 0 लगा सकते हो, 50 70 70 35 हो जाएगा। ये लो, ये 50 कर दूं, ये 70 कर दूं, ये 70 कर दूं, तो ये 35 हो गया पूरा। 70 का 50%, वो दशमलव नहीं आएगा। बाकी यदि आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करो तो दशमलव की कैलकुलेशन इतनी कोई हार्ड नहीं है। अब पूछा क्या है कि दोनों के लाभ का अंतर ये है, तो दोनों के विक्रय मूल्य निकालो। अब विक्रय मूल्य की यूनिट दोनों की क्या है, अब मैं यहां आराम से लिख देता हूं। पहला कौन सा था, सुनील। तो सुनील देखो, सुनील जो है वो माल ला रहा है 35 में और बेच रहा है कितने में, 70 में। क्रय मूल्य का 100%, विक्रय मूल्य का 50%, सीधी सी बात है। और दूसरा जो बंदा है सुजीत, वो माल ला रहा है कितने का, वो ला रहा है 50 का और बेच कितने में रहा है, 70 में। ठीक है, ये इनकी कॉस्ट है, लागत है, ये इनका विक्रय है। अब सुनिए, इसको 35 का लाभ हुआ, इसको 20 का लाभ हुआ। देखो लाभ देखिए यहां पे। अब इस हिसाब से जब हमने सेट किया तो यहां 35 यूनिट का लाभ है और यहां 20 यूनिट का लाभ है। आपको कहा गया है दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है। यहां दोनों के लाभ का अंतर आपके हिसाब से कितना आ रहा है, 15। 15 का मान कितना है, 900। 15 का मान 900 तो एक का मान हो गया 15 6 90 60 हो गया। अब पूछा क्या है, आराम से बता दीजिए, इस पूरे मैकेनिज्म में एक यूनिट का मान क्या आ गया, 60। सुनील कितने में लाया था, 35 गुणा 60। सुजीत कितने में लाया था, 50 गुणा 60। पूछा क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, कितना कितना, 70 70। तो ठीक है, 7 छिके हो गया, एक यूनिट मान 60 था, 70 यूनिट का 7 छिके 42। तो 4200 क्या हो गया विक्रय मूल्य, ये लो 4200 रुपए। सिंपल सा था, मैं वापस समझा दूं आपको। ये दशमलव हटाने के लिए मैंने 0 0 लगा दिया। 100 और 140 था, 2 से काट लिया, ये मान लो 50 और क्या आ गया 70। क्योंकि यहाँ 7 रखते हैं तो उसका 50% 3.5 जाता है। दशमलव से हो सकता है आपको कैलकुलेशन हार्ड लगे, तो हमने 70 ले लिया। 50 का माल इसने 70 में बेचा, इसने 70 में बेचा तो इसने भी 70 में बेचा, और 70 का 50% इसको लाभ हुआ था, तो 70 का 50% आपके पास होता है 35। ठीक है, अब ये लो 35 का लाभ है 70 में बेचने से, तो खरीदा भी कितने में होगा इसने, 35 में। अब ये पिक्चर बन गई, 35 में लाता है 70 में बेचता है, ये 50 में लाता है 70 में बेचता है। ये 35 रुपए कमा रहा है, ये 20 कमा रहा है, तो फर्क कितना आ गया, 15 यूनिट का। 15 यूनिट का मान हो गया 900। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सामग्री का 2/3 30 पे बेचा जाता है, 1/4 16% लाभ पे बेचा जाता है और शेष इस पे बेचा जाता है। तो पहली बात तो इसको देखो, 2/3 2/3 एक जगह बेच दिया, 1/4 एक जगह बेच दिया और शेष रह गया। तो ये शेष वाला क्या सिस्टम है वो देखते हैं। तो देखिए 4, ये इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 4 3 12 हो गया, ऐसे कर लिया करो, 4 दूनी 8 ये हो गया,
और 3 ये हो गया, 11/12 हो गया। शेष हो गया 1/12। कहां से लाया मैं 11/12? आप लघुत्तम लोगे 4 और 3 का, तो 4 और 3 का जो लघुत्तम है, 4 और 3 का लघुत्तम आएगा 12। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 होगा। यहाँ 4 3 12, 3 वही आएगा, 3 एकम 3 होगा, 8 और 3 11 हो गया। 11/12 का मतलब है 12 में से 11 बेच दिए गए। इसको सीधा कैसे कर दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं, तो एलसीएम इनका गुणनफल आएगा। गुणनफल आएगा, भाग दोगे यहां से, भाग दोगे ये बचेगा, इसका भाग दोगे ये बचेगा। तो सीधा 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 + 3 बटा इन दोनों गुणा कर दो 12, 11/12 बेच दिया। तो कितना बचा, 1/12 आपके पास बच गया। ठीक है, अब सुनते हैं। तो हम ऐसे मान लेते हैं इस सवाल को कि जो टोटल है ना, वो टोटल क्या है, 12 है। तो 12 का जो 2/3 आप लोगे, तो 12 का 2/3 हो गया 8। 12 का 1/4 लोगे, यानी 2/3। कुल वस्तुएं 12 मान लेते हैं, क्यों मान ले, भिन्न का जब लफड़ा खत्म हो जाए। 1/4 और 1/12 का 12। ठीक है, तो ये हो गया 8 वस्तुएं एक जगह बेची, 3 एक जगह बेची और 1 एक जगह। बात वही थी, आप क्या एलसीएम जो है डिनोमिनेटर वो हटा दीजिए, सब जगह सेम है। अब आते हैं सवाल पे कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट है वो बेचा गया है किसमें, 8 में, 8 यूनिट सॉरी फर्स्ट। सेकंड कितनी है, 3। और थर्ड जो माल बेचा गया है वो कितना है, 1। अब फर्स्ट पे हुआ है उसको 30% लाभ, ठीक है। इस पे हुआ है उसको 16% लाभ, और यहां हुआ है उसको 12% लाभ। अब प्रश्न में देखिए कि आपको कहा गया है, यदि ऐसे पूछता कि कुल लाभ कितना है, तो सीधा टोटल वाला कंसेप्ट लगा देते, 8 तिया 24 लिख देते, यहाँ पे 240 कर लेते अपन, यहाँ 16 तिया 48 कर लेते, 240 48 और 12 जोड़ लेते, कुल परसेंटेज लाभ निकाल लेते, सामग्री का मान निकालें। तो अभी भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, एक साथ हो जाएगा। तो यहां से लाभ देख लो आप, 8 वस्तुएं 30 के हिसाब से 800 रखोगे, तो 800 का 30% आपको सीधा करना है, इसको इससे गुणा कर लिया करो। 240 यहां से कमाए, इधर 16 तिया 48 यहां से कमाए, और 12 यहां से कमाए। अब देखो कुल कितना कमाया, 240, 48 और 12 हो गए 60, 60 और 240 60 हो गए 300। उस बंदे ने टोटल कमाया कितना, 300 कमाया। किसने आर्टिकल पे कमाया, 12 आर्टिकल पे। तो पूरे व्यापार में कितना परसेंट लाभ कमाया, तो आप सीधा लिख देंगे 300/12 ये लाभ कमाया। ठीक है, अब 300/12 कितना होता है, 12 दूनी 24 और बच गया 6, 12 पंजे 60, 25 होता है। यानी उस बंदे ने 25% लाभ कमाया। ये सवाल लाभ परसेंटेज का होता तो हम इसको ऐसे सीधा कर देते। अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, 25% लाभ कमाया, यहां लाभ कितना है, 100 रुपए। यानी 25% का मान, 25% का मान आपके पास कितना है, 25% का मान उसने 100 रुपए दिया। 25% लाभ का मतलब है आर्टिकल की टोटल कॉस्ट कितनी है, 100। तो 25 का मान 100 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 400। ये लो टोटल आर्टिकल कितने रुपए का हो गया, 400 रुपए का हो गया। सिंपल सा था, कैसे करना है। इसमें ये फंक्शन जरूर सीखिएगा आप, ये टोटल वाला, ये इस खालिस्तान को कैसे भरा है मैंने। 100 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सामग्री का भाग है, तो सामग्री के हर एक पार्ट का वैल्यू जो होगा वो बराबर रहेगा। हर पार्ट का मतलब जैसे एक एक आर्टिकल का, इसमें 8 आर्टिकल लिए, तो यहां जो एक आर्टिकल काम में है, उस आर्टिकल की जितनी कॉस्ट है उतनी ही इस एक आर्टिकल की है, उतनी ही इस एक आर्टिकल की है। एक एक आर्टिकल की कॉस्ट इक्वल रही। 8 आर्टिकल ले लिए, 30% से 240 हो गया, 3 ले लिए 16 के हिसाब से तो 48 हो गया, एक ले लिया 12 के हिसाब से तो 12 हो गया सीधा। टोटल हमने लाभ, तीनों जगह लाभ ही था ये, तो कुल लाभ आ गया 300। अब ये 300 लाभ है ना, ये 12 आर्टिकल पे, यदि 100 लेते तो 1200 हो गई सीधा, तो 100 से 100 कटता है, इसलिए हम 100 मेंशन नहीं करते। 300 में सीधा 12 का भाग दे दिया, तो 25% क्या आ गया, लाभ। 25% लाभ आपको मेंशन करके दे रखा है, 100 रुपए के तौर पे है। तो आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, सामग्री का टोटल